नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विषय है सुप्रीम कोर्ट का गुजरात दंगों में आया हुआ ताज़ा तरीन फैसला, जिसमें मोदी जी को क्लीन चिट दी गई दूसरी बार। जी हाँ जनाब, ये दूसरी बार मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। विषय है शीतला तसलवार, उनका एनजीओ, उनकी फॉरेन फंडिंग, उनका अमिताभ बच्चन जी के बगल में अमिताभ बच्चन जी से बड़ा बंगला, व्यक्तिगत संपत्ति इत्यादि इत्यादि। अब आप सोचेंगे कि इस एपिसोड में ऐसा खास क्या है। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल से आपको लगातार खबरें मिल रही हैं। अमित शाह जी ने अपना इंटरव्यू दिया और भी तमाम लोग इस पे अपनी बात रख चुके हैं। बार बार यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार 16 से 20 साल तक एक सिनिस्टर कैंपेन, आखिर अकेले तीसला से तलवार कैसे चला सकती। देखिए जनाब, उसके साथ इस साजिश में कौन कौन लोग हैं इसका खुलासा तो जो जांच, जो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन गवाहों और बयानात के आधार पर दर्ज किए गए हैं, उसके बाद ही निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर कुछ कहना उचित होगा कि इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा कैंपेन भारत को बदनाम करने की, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारतीय प्रधानमंत्री को वीज़ा न दिए जाने की अपील, इसके लिए इतने पैसे की व्यवस्था और इतने महंगे महंगे वकीलों की फीस, ये सब क्या अकेले तीसला से तलवार के लिए संभव था। मैं इस कानूनी चैनल में राजनीतिक साजिश जो इसके पीछे कही जा रही है उस पर चर्चा नहीं करने जा रहा। मैं पहले बता दूं, मेरा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ, भारतीय संविधान के तहत जिसकी प्रस्तावना की गई है, कानून की जानकारी और कानून की शिक्षा देने के लिए की गई है। अतः इस एपिसोड में हम इस मसले में, तीसला सितरवाल मसले में, नरेंद्र मोदी जी मसले में, अमित शाह के इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गुजरात की पुलिस तीसला सितरवाल को गिरफ्तार करके ले गई है गुजरात मुंबई से, किन धाराओं में यह कार्रवाई हो रही है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दो बड़े पुलिस अधिकारी को भी नामित किया गया है, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट, दोनों आईपीएस अफसर हैं। संजीव भट्ट जी पहले से जेल में हैं, एक कस्टोडियल डेथ के मामले में लाइफ सेंटेंस की सज़ा वो काट रहे। तो जनाब, हम जो आज बात करने जा रहे हैं आपसे, वह बात करेंगे उन कानूनी पहलुओं की, उन कानूनी पेचीदगियों की, उन कानूनी धाराओं की जिसके तहत गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकदमा दर्ज किया है। हमारा यह एपिसोड कानून में इंटरेस्ट रखने वाले, कानून को जानने समझने वाले सभी लोगों के लिए है और ख़ास करके कानून के विद्यार्थियों के लिए है, जिसके सहारे मैं आज उनको क्रिमिनल लॉ समझाने का प्रयास करूंगा। तो जी हाँ जनाब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके इर्द गिर्द जो बच्चे, जो कानून का अध्ययन करने वाले अध्यवेता हैं, उन तक इसको शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें और यह मसला एक एपिसोड में
खत्म नहीं होने जा रहा, समाप्त नहीं होने जा रहा। इस केस के कई पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं, जिन पर मैं विस्तार से लगातार चर्चा करने जा रहा हूं, एक के बाद एक एपिसोड लेकर के। हाँ जी, बिल्कुल, रोज़ प्रतिदिन 3 बजे, शाम 3 बजे लेकर आपके बीच में हाजिर होने जा रहा हूं। अन्य विषय तो रहेंगे ही, लेकिन यह विषय तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण होगा। अगले एपिसोड में हम महाराष्ट्र क्राइसिस और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो दल बदल कानून है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए, तीसरा तलवार मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उनके खिलाफ गुजरात पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और रातों रात उन्हें गिरफ्तार करके मुंबई से गुजरात लाना पड़ा। 2 आईपीएस अफसर आखिर क्यों नामजद हुए हैं, और क्या ये केस का इन्वेस्टिगेशन इन्हीं 3 लोगों तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ और बड़े नाम, जी हाँ, बड़े नाम, मीडिया से बड़े नाम, पॉलिटिक्स से बड़े नाम, बिजनेस से, कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ने जा रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे के इस कानूनी एपिसोड में। इसलिए आपने अगर अब तक बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम चलते हैं, आज के इस मुकदमे की शुरुआत करते हैं। यहाँ जनाब, इस वक्त 30 लाख से तलवार गुजरात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आए ताज़ा तरीन फैसले के बाद, जिसमें मोदी जी को क्लीन चिट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसके तहत गुजरात पुलिस को मजबूर होकर इस केस में एफआईआर दर्ज करना पड़ा है और मुंबई से शीतला तिसलवार को गिरफ्तार कर अहमदाबाद ले जाना पड़ा है। तो आइए, जो एटीएस पुलिस का विंग है गुजरात पुलिस का, उसने जो एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस सामने आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो एविडेंस सामने आए, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की है, उसके आलोक में, उसके मद्देनज़र जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें क्या क्या मामला बनते हैं। जी हाँ, जो पहला मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया है और गुजरात पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो रिलेटिंग टू फॉर्जरी है। वह अपराध फॉर्जरी का है, यूज ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट का है, दस्तावेज़ के साथ, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का है, इन्वेंट करने का है, दस्तावेज़ तैयार करने का है गलत, और लॉ के प्रोसेस को अब्यूज करने का है। वह भी कहाँ, सबसे बड़े कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत में हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जो सबूत हैं उसमें सिर्फ छेड़छाड़ नहीं किए गए हैं, जो एविडेंस हैं उसको गलत तरीके से तैयार किया गया है, और भी इस तरह के अनेकों जुर्म इस पूरी साजिश में शामिल हैं। तो एफआईआर मुख्य रूप से फॉर्जरी, यूज ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स, फाल्सीफाइंग द एविडेंस और दूसरे कई अपराधों में दर्ज किए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर ये कौन कौन से सेक्शन हैं और अगर इन सेक्शन में क्या क्या अपराध होते हैं। हाँ, तो जनाब, मैं कह रहा था कि अगर इन अपराधों में अपराध प्रूफ हो गया तो आखिर व्यक्ति कितने साल तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, किस किस तरह के अपराध की बू आ रही है, कौन कौन से सेक्शन एफआईआर में गुजरात पुलिस ने तीसरा सितलवार आईपीएस अफसर आरवी श्री कुमार एंड आईपीएस संजीव भट्ट के खिलाफ लगाए हैं। जो पहला सेक्शन गुजरात पुलिस ने इस मुकदमे में लगाया है वह सेक्शन 468 है। जी हैं जनाब, सेक्शन 468 फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, ठगने के इरादे से जो चीटिंग फोर्जरी की गई है वह सेक्शन 468 के तहत आता है, जहां पे यह सेक्शन ये कहता है कि एक निश्चित साजिश के तहत एक इरादे से डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया जाए, बनाया जाए, इन्वेंट किया जाए। डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और ऐसा सामने वाले को ठगने के लिए, चीट करने के लिए किया जाए तो यह 468 का
सीआरपीसी के हिसाब से अपराध बनता है। और अगर इसमें अपराध प्रूफ होता है तो व्यक्ति को सज़ा होती है इधर 7 साल के लिए, और अगर अपराध उस स्तर का नहीं पाया जाता है तो फाइन लगती है, या दोनों ही सज़ा का प्रावधान सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग में होता है। जो दूसरा सेक्शन गुजरात पुलिस ने कायम किया है वह सेक्शन 471 है, 471, जहाँ पे यह एक जेन्यून, एक फोर्ज डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जेन्यून बताकर उसका इस्तेमाल एक निहित स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, उस हालत में सेक्शन 471 का अपराध हुआ माना जाता है। तो इसमें जो यह धारा कहती है कि जो भी व्यक्ति जानते हुए डिसऑनेस्टली किसी भी जेन्यून डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस्तेमाल करता है, यह जानते हुए भी कि यह एक गलत दस्तावेज है, यह फोर्स्ड है, यह डिसऑनेस्टली क्रिएट किया गया है, तो वह सज़ा का हकदार होगा सेक्शन 471 के तहत। और इसका मतलब है कि 471 का जो अपराध है उसको एग्जामिन करते वक्त, उस पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट को साथ में 468 एंड एक्स 194 दोनों को लेकर के इसकी जांच करनी पड़ेगी पुलिस को। सेक्शन 468 एंड 194 फॉर द एलिगेशन ऑफ यूजिंग द फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। देखिए, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि ये 468 और 194 कैसे होता है। जो अभी तक रिपोर्ट आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जिस निष्कर्ष पे पहुंचा है उसमें यह कहा गया है कि तीसरा सितरवार जो भी एसआईटी के सामने गुलबर्गा दंगे के जो विक्टिम्स थे, जो जिनको दंगे में नुकसान पहुंचा था, वो जब पेश हुए, उनके बयानात हुए, तो उन्होंने यह कहा कि उनको एक बना बनाया एक ही तरह का एफिडेविट दे दिया गया और उनसे उस पर साइन ले लिया गया। तो यह जो है 468 और 194 कि आप एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक फॉल्स गवाह, एक गलत गवाह, एक झूठा गवाह जानते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। एनएचआरसी और नानावती कमीशन दोनों जगह 2002 के मुकदमे में ऐसे दस्तावेज, ऐसे गवाह जानबूझकर तीसरा सितलवार द्वारा प्रस्तुत किए गए। अतः यह सेक्शन 471 की परिधि में अपराध बनता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब 471 की बात होगी तो हमको साथ में 194 को भी देखना पड़ेगा, सेक्शन 194। तो जी हाँ, जो सेक्शन 194 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। मतलब यह साजिश नरेंद्र मोदी जी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए, यह साजिश महज उनको राजनीतिक तौर पर बदनाम करने के लिए या गुजरात में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से त्यागपत्र दिलाने के लिए नहीं थी। यह साजिश यहाँ तक की थी, इस तरह की थी, इस स्तर की थी कि उनका अगर अपराध इसमें साबित हो जाता इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, इन फर्जी गवाहों के आधार पर, तो उन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती थी। जी हाँ, उन्होंने 16 साल इंतज़ार किया इस साजिश से बाहर आने में शांति से। तो जी हाँ जनाब, जैसा मैं कह रहा था, सेक्शन 194 बात करता है कि जो भी कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस क्रिएट करता है, फैब्रिकेट करता है, यह जानबूझकर करता है और सामने वाले को फांसी की सज़ा तक, फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को 194 के तहत उसका अपराध बनता है, कायम होता है। और अगर इसमें उसका अपराध साबित हो गया तो सामने वाले व्यक्ति को इस अपराध में, इस सेक्शन में, बाकी सेक्शन की तो बात आप छोड़ दीजिए,
इसी सेक्शन में लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अगर कम स्तर का कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भी 10 साल की उसको कठोर कारावास की सज़ा कोर्ट दे सकती है और साथ में उसके ऊपर कोई आर्थिक फ़ाइन, कोई इकोनॉमिक फ़ाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। तो ये 3 सेक्शन की बात अभी तक हमने की। पहला सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, जो लोग देर से आए हैं एपिसोड में उनके लिए मैं रिपीट भी कर दूं। दूसरा सेक्शन 471 दैट इज यूजिंग ए जेन्यून एंड फोर्स डॉक्यूमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और तीसरा सेक्शन 194 जो बहुत सीरियस सेक्शन है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जानबूझ करके गलत साक्ष्य देना, क्रिएट करना विद द इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। वो भी किस लिए कि सामने वाले को, एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके। दैट इज सेक्शन 194। उसके बाद जो इसमें चौथा सेक्शन गुजरात पुलिस ने तीसरा से तलवार के खिलाफ लगाया है वह है सेक्शन 211 दैट इज फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंज्योर। बात वही है, एक गलत आरोप इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, नुकसान पहुंचाया जाए। तो यह सेक्शन यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर, जो एक इंटेंट के साथ सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आपराधिक मुकदमे की शुरुआत करता है, एक गलत चार्ज लगाता है और उसको यह मालूम है कि यह सब जो वो कर रहा है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, उसके लिए कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, और यह सब जानने बूझने के बावजूद वह सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ हानि पहुंचाने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त होता है, तो ऐसी अवस्था में उसका अपराध साबित होने पर उसको 2 साल की कठिनतम सज़ा दी जा सकती है, उस पर फाइन लगाया जा सकता है, दोनों ही किया जा सकता है। और अगर जो सबसे सीरियस बात है इस सेक्शन 201 का, कि अगर जो चार्ज हमने लगाया है, जो आरोप लगाया है, उस आरोप में अगर सामने वाले व्यक्ति को हम फांसी के फंदे तक, उसको काउजिंग डेथ सेंटेंस तक, मतलब वो ऐसे सीरियस चार्ज हैं जिसके तहत प्रावधान है कि कोर्ट उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना सकता है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को फांसी तक ले जाने की थी। ये बात राजनीतिक तौर पर सिर्फ क्षति पहुंचाने की नहीं थी, बहुत ही गंभीर आरोप है। तो अगर यह जानबूझकर किया जा रहा है और ऐसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर उसमें उसकी सज़ा, उसका अपराध प्रूव हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल सकती है, या आजीवन कारावास मिल सकता है, या 7 साल या उससे ऊपर का दंड मिल सकता है। और तो यह सेक्शन 211 का अपराध बनता है जो इस FIR में शीतला तिसलवार के खिलाफ लगाया गया है। जो 5वां सेक्शन इस FIR में लगाई गई है गुजरात पुलिस के द्वारा, वह सेक्शन 218 है। यह विशेष तौर पे तीसरा से तलवार जी पे लागू नहीं होता है क्योंकि वह एक NGO की कर्ता धर्ता हैं, वह एक आम जनता हैं, लेकिन स्पेशली ये सेक्शन जो है 2 पुलिस ऑफिसर, 2 IPS अफसर के ऊपर लगाया गया है। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 218। ये विशेष तौर पर और ख़ास करके पब्लिक सर्वेंट पे लागू होता है कि जो अपने ड्यूटी के मद्देनज़र अपनी जिम्मेवारियों को ना समझते हुए किसी व्यक्ति के साथ मिलकर इनकरेक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, गलत साक्ष्य पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, गलत चार्ज में सामने वाले व्यक्ति को फ्रेम करते हैं, गलत बयान दर्ज करते हैं, और यह वो जानबूझकर या इस इंटेंट के साथ कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को सज़ा से बचाया जा सके या उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी जब्ती ना हो सके। तो पब्लिक सर्वेंट को इस गैर जिम्मेवाराना, इस गैर कानूनी काम के लिए सेक्शन 218 के तहत
वो सज़ा का भागी हो सकता है। तो यह 5वां सेक्शन है जो गुजरात पुलिस ने तीसरा से तलवार के अलावे इन 2 पुलिस अफसरों पर कायम किया है। इस सेक्शन को मैं एक बार आपके जानकारी के लिए फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई भी अगर वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है वह और उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा एविडेंस क्रिएट किया है जो वह जानता है कि यह सत्य है या गलत है, और उसका जो इंटेंट है वह है कि किसी भी पब्लिक को, व्यक्ति को, जनता को नुकसान पहुंचाना या किसी को, अपराधी को जानते बुझते हुए सज़ा से बचाना, तो वह सेक्शन 218 का अपराध माना जाएगा। चाहे वह फंसा रहा है, चाहे वह बचा रहा है, गलत साक्ष्य क्रिएट करते हुए, यह जानते हुए कि यह साक्ष्य गलत है और उसका इंटेंशन या तो बचाना है या उस व्यक्ति को फंसाना है, दोनों ही हालत में इस अनैतिक या गैर कानूनी काम में साथ देने के लिए, उसका पार्टी बनने के लिए उसके ऊपर सेक्शन 218 का मुकदमा चलाया जा सकता है, जो गुजरात पुलिस ने इन 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ चार्ज किया है। इसमें वह उसको न सिर्फ अपराध से बचाने की कार्रवाई हो, उसकी प्रॉपर्टी को सीजर से बचाने की कार्रवाई हो, जब्ती से बचाने की कार्रवाई हो, और अगर यह अपराध प्रूव हो जाता है तो इस अपराध में सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले पब्लिक सर्वेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों का ही प्रावधान सेक्शन 218 में है। जो एक और बात जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में की कि क्या इतनी बड़ी साजिश 2 पुलिस अफसर और एक NGO की लेडी अकेले कर सकती है? जी हाँ जनाब, यही सवाल आपका है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इस पर टिप्पणी करना बेमानी होगा। लेकिन यस, दिस डिमांड्स ए सीरियस इन्वेस्टिगेशन, एक व्यापक जांच की यह मांग करता है, और गुजरात पुलिस ने जनता के या कानून के इस ज़रूरत को या सुप्रीम कोर्ट के इस इंटेंट को बखूबी समझा है, और इसमें सेक्शन 120 दैट इज़ पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की, चलिए सामने फ्रंट पे तो ये 3 लोग थे जो इन सारी हरकतों में इंडल्ज हो रहे थे, शामिल थे, संलिप्त थे, लेकिन इनके पीछे, जी हाँ, इनके पीछे कौन थे? इतनी बड़ी साजिश इतने लंबे समय तक कैसे चलाई गई? कौन कौन लोग शामिल थे? कौन वो राजनेता थे? कौन वो कॉरपोरेट के लोग थे? कौन वो मीडिया के लोग थे जो इस पूरे ड्रामे को, यस जी मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉइलिंग पोर्ट को 20 साल तक, दैट्स द टर्म यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, बॉइलिंग पोर्ट को, इसको एक अनावश्यक विवाद को 20 साल तक जिंदा रखना, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि अगर कोर्ट से गलती हो जाती तो नरेंद्र मोदी जी को फांसी तक लग सकती थी। तो इस साजिश में आखिर कौन कौन लोग थे उसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। तो इस पर्दाफाश के लिए गुजरात पुलिस ने सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है, और यह 120B बहुत स्पष्ट है, जो यह कहता है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होगा उसको उसका अपराध प्रूफ हो जाने पर मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट दैट इज आजीवन कारावास, रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट दैट इज कठोर सश्रम कारावास का 2 साल से या उससे ऊपर की सज़ा दी जा सकती है। और जो दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है, अगर वो प्रूव हो गया तो उसको भी साजिशकर्ता में शामिल होने के लिए, उस पर शक होने के लिए भी वह 6 महीने कम से कम सश्रम कारावास का भागीदार बनेगा। उसको 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है, उसको फाइन किया जा सकता है, या जुर्माना के साथ साथ सज़ा का प्रावधान भी सेक्शन 120B में है। जाते जाते जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर रिपीट कर दूं कि गुजरात पुलिस ने जो FIR तीसरा से तलवार के खिलाफ दर्ज की है वह कौन कौन से धाराओं में, क्रिमिनल एक्ट के, क्रिमिनल कानून के, आपराधिक कानून के, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के किन किन प्रावधानों के तहत यह मुकदमा
दर्ज किया गया है। तो जी हाँ जनाब, सेक्शन 468 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, सेक्शन 471 यूजिंग ए जेन्यून फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 194 that is giving or fabricating false evidence with intent to procure कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, मृत्यु दंड का जिसके लिए प्लानिंग की गई, षड्यंत्र किया गया। सेक्शन 211 दैट इज फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद द इंटेंट टू इंजर ए पर्सन, एंड Section 218 specifically for the 2 IPS officer, that is public servant framing incorrect record or writing with intent to save person for punishment or his property from forfeiture, and last but not the least Section 12B punishment for the criminal conspiracy. आपको यह जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने कहा, यह विषय लंबा है, एक एपिसोड में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो मैं लगातार हर रोज इस विषय पर अन्य विषयों के साथ परत दर परत खोलने का काम करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। मैं हूं आपका कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाकर ताज़ा तरीन सूचनाओं के लिए अपने को रजिस्टर्ड करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।